अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, मुझे भी याद नहीं रहा कि वो आपको मैंने कुछ नोट्स भेजने थे जो आप लोगों ने पढ़ कराने थे। आप में से भी किसी ने मुझे याद नहीं करवाया। चलें, वो अब हम बाद में देखते हैं। आज हम इस चैप्टर के जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो किरचॉफ्स लॉज हैं। वो हमने आज पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात है कि सिंपल सर्किट क्या होता है और कम्प्लेक्स सर्किट क्या होता है। सिंपल सर्किट क्या होता है? अ सर्किट which may have more than one resistance and it has only one source of current. For example, सेल। सोर्स ऑफ करंट जैसे सेल, ये सिर्फ एक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बताऊं, ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरी रेजिस्टेंस आ गई। अब ये देखो, ये R1, R2, R3, ये तीन डिफरेंट रेजिस्टेंसेस हैं। ये दोनों पैरेलल में है, जबकि इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है। ठीक, लेकिन ये एक ही सेल के साथ कनेक्टेड है पूरा सर्किट, तो ये सिंपल सर्किट कहलाएगा, क्योंकि इसमें सोर्स ऑफ करंट एक है, जबकि रेजिस्टेंसेस एक या एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो अब कम्प्लेक्स सर्किट क्या है? अ सर्किट having more than one, वही लिखना होगा, इसमें भी एक रेजिस्टेंस भी हो सकती है, which may have more than one resistance and it has more than one source of करंट, यानी उसमें एक से ज्यादा सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, वो कौन सा होगा? कम्प्लेक्स सर्किट होगा। मसलन ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ गई, ये दूसरी रेजिस्टेंस आ गई, एक सेल इधर लगा हुआ है, इसकी EMF E1 आ गई, इधर मैंने एक दूसरा सेल भी लगा दिया। तो ये अब कम्प्लेक्स सर्किट कहलाएगा। तो ऐसा सर्किट जिसमें बेशक एक या एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेज हों, लेकिन उसमें सोर्स ऑफ करंट यानी सेल या बैटरी या जनरेटर एक ही हो, वो सिंपल सर्किट कहलाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंसेज एक या एक से ज्यादा भी हो सकती हैं और जो सोर्सेज ऑफ करंट है यानी सेल या बैटरी या जनरेटर वो एक से ज्यादा हो, तो वो कहलाता है कम्प्लेक्स सर्किट। सिंपल सर्किट को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व सिंपल सर्किट
we use formulas of series and parallel combination of resistances. Series or parallel combination of resistances. कि इस सर्किट के अंदर अगर मैं ये कैलकुलेट, इधर देखो जो सिंपल सर्किट है इसमें अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है, तो हमने पीछे एक एग्जांपल भी की थी, तो हम इन दोनों का पैरेलल पहले हल करेंगे, उससे एक रेजिस्टेंस आएगी वो इसके साथ सीरीज में होगी, फिर सीरीज से हल करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम हो जाएगी। अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसमें करंट कितना पास हो रहा है, वो भी वहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई, आई इज इक्वल टू ई ओवर आर, ओम्स लॉ के फार्मूले से करंट मालूम किया है, या किसी के अंदर भी मालूम करना, तो वो हमारे लिए मसला नहीं है। वो जो हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़े थे, उन फार्मूलों से इनको सॉल्व आसानी से किया जा सकता है। लेकिन कम्प्लेक्स सर्किट को हल करने के लिए, कम्प्लेक्स सर्किट्स can be solved by using Kirchhoff's laws. KIRCHHOFF laws, वो दो है। वो क्या है, वो हमारा आज का काम है। तो पहले हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स सर्किट में फर्क देखा, अब हमने उन दो लॉज जो हमारे पास हैं किरचॉफ लॉज, उनको हमने समझना है। अब हम किरचॉफ करंट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। किरचॉफ्स ने सर्किट को सॉल्व करने के लिए कि उसके अंदर करंट कितना है, रेजिस्टेंस कौन सी है, वोल्टेज कितना लग रहा है, वो सॉल्व करने के लिए दो लॉज दिए। एक है किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं शॉर्ट सा, बहुत ही आसान सा, वो किरचॉफ्स करंट लॉ है। करंट लॉ KCL, किरचॉफ करंट लॉ, या इसे हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अगर हम देखना चाहें तो वो क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, 2 मिनट सिर्फ मुझे दे दें, फिर इसके बाद लिखते रहिएगा। सम ऑफ ऑल द करंट्स एट जंक्शन या ब्रांच पॉइंट भी कहते हैं, इज 0। ठीक है, अब आपकी बुक से नकल लगा के मैं डायग्राम एक बनाता हूं। अब ये सामने हमने एक डायग्राम बनाई कि सर्किट के अंदर ये ब्रांचेस हैं और ये सारी ब्रांचेस इस पॉइंट पर, ऐसा पॉइंट है जहां पर मिल रही हैं, तो ये हमारे पास कहलाएगा जंक्शन पॉइंट। जंक्शन
ठीक हो गया। इस जंक्शन पर कुछ करंट्स आ रहे हैं और कुछ करंट्स जा रहे हैं, तो एक साइन कन्वेंशन है जो हमें पता होनी चाहिए। SIUN ही होते ना, TIUN, साइन कन्वेंशंस। ये कन्वेंशन SIUN होता है, TIUN होता है? TIUN सर होता है। चलो, साइन कन्वेंशन। अब इनमें से जैसे ये करंट है I1 या I4, ये क्या है, ये इस जंक्शन पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, करंट्स अप्रोचिंग द जंक्शन, या नोड पॉइंट भी कहते हैं, ब्रांच पॉइंट भी, नोड पॉइंट भी, जंक्शन भी एक ही चीज है, आर टेकन पॉजिटिव, वो पॉजिटिव लिए जाते हैं। नंबर 2, करंट्स मूविंग अवे फ्रॉम जंक्शन आर टेकन नेगेटिव। जो जंक्शन की तरफ आ रहे होते हैं वो पॉजिटिव लिए जाते हैं, जो जंक्शन से अवे जा रहे हैं वो नेगेटिव लिए जाते हैं। तो I2 जंक्शन से अवे जा रहा है, इसे नेगेटिव लेंगे। I3 जंक्शन से अवे जा रहा है, इसे नेगेटिव लेंगे। I1 जंक्शन को अप्रोच कर रहा है, पॉजिटिव। I4 भी जंक्शन को अप्रोच कर रहा है, ये भी पॉजिटिव। तो अब हमारी ये स्टेटमेंट क्या कहती है, हमारी स्टेटमेंट ये कहती है कि जितने भी करंट्स यहां पर पहुंच रहे होंगे उनका सम हमने कितना लेना है, दैट इज टेकन इज इक्वल टू 0। अब कौन कौन से करंट्स अप्रोच करें, I1, I2, I3, I4, इन सारे करंट्स का सम कितना हो गया, 0 हो गया। इसमें I2 नेगेटिव होगा और I3 नेगेटिव होगा, I1 और I4 दोनों अप्रोच करें तो वो पॉजिटिव आ गया। अब यहां से ये I1 और I4 इधर ही रहे, ये -I2 ये -I3 ये इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। जिसमें जरा देखें, वो करंट्स जो जंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं वो लेफ्ट साइड पर हैं, जो जंक्शन से अवे जा रहे हैं वो राइट साइड पर हैं, और दोनों का सम आपस में बराबर है। ये यहां से है, सम ऑफ द करंट इज इक्वल टू 0। तो हम इसका मतलब है यहां पर ये भी कह सकते हैं कि किरचॉफ करंट लॉ की स्टेटमेंट क्या बनती है कि सम ऑफ द करंट्स अप्रोचिंग द ब्रांच पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स लीविंग द ब्रांच पॉइंट। ठीक है, तो हम यहां पर ये भी इसकी अब स्टेटमेंट लिख सकते हैं, आर सम ऑफ द करंट्स approaching the junction is equal to sum of currents leaving the junction। ये हमारे पास इसकी दूसरी स्टेटमेंट आ जाती है। इससे हम एक और मतलब भी निकाल सकते हैं कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इन दो की वजह से यहां पर अप्रोच कर रहा है, उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज यहां से अवे जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चार्ज हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया। जिसका मतलब जितना चार्ज इन हो रहा है उतना चार्ज आउट हो रहा है। करंट होता है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम, तो यूनिट टाइम में जितना चार्ज यहाँ पर पहुंच रहा है उतना ही अवे जा रहा है। इसका मतलब कोई चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। तो ये इसका मतलब है, ये जो स्टेटमेंट है करंट अप्रोचिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन,
तो हम ये भी कह सकते हैं चार्ज अप्रोचिंग द जंक्शन इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू चार्ज लीविंग द जंक्शन इन द यूनिट टाइम। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, ना ही कोई नया बन रहा है। तो ये बात क्या कहलाती है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाती है। तो हम क्या कहते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज, या दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जल्दी से लिख लो। जी लिख लिया सबने? मैं मिटा सकता हूं? यस सर। अहमद रहमान लिख लिया? यस सर, लिख लिया। अच्छा, मैं एक सामने सर्किट बनाता हूं। आपने उसमें से एक करंट मुझे मालूम करके देना है। अगर आपने ये डायग्राम, चलो मैं अलग ही बनाता हूं। ये करंट है 2 एम्पेयर, ये करंट है 3 एम्पेयर, ये इस तरफ जा रहा है। ये करंट है 5 एम्पेयर। इस ब्रांच में जो करंट आई होगा वो मुझे बताना है उसकी वैल्यू कितनी है, और साथ ये बताना है कि वो जंक्शन को अप्रोच कर रहा है या जंक्शन से अवे जा रहा है। पांच तक गिनूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 सर 4 होगी वैल्यू। 8 9 10। 5 तक कहा था, 10 तक गिन दिया। सर वैल्यू 4 होगी, 4 4 एम्पियर। एम्पियर। हाँ जी, सर 4 एम्पियर। 4 एम्पेयर। लेकिन आप साथ ये नहीं बता रहे ना। सर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा यानी यस आप सर। ये कह रहे हैं कि जंक्शन नेगेटिव को होगा। approach कर रहा होगा। यस सर। अच्छा, शामिर क्या आंसर निकाला है? 4।
4 कौन सा? सर यही नहीं पॉजिटिव या नेगेटिव? अवे अवे या टूवर्ड्स? सर पॉजिटिव। अच्छा इधर देखो, किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करेंगे कि ब्रांच पॉइंट पर सम ऑफ द करंट 0 है, तो ये 2 एम्पेयर अप्रोच कर रहा है तो ये पॉजिटिव है, 5 एम्पेयर भी अप्रोच कर रहा है ये पॉजिटिव है, जबकि जो 3 एम्पेयर है ये अवे जा रहा है तो ये नेगेटिव होगा -3, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, प्लस ये वाला करंट I इज इक्वल टू 0। 5 2 7 में से 3 माइनस हुए तो 4 आ गया, तो ये करंट किसके बराबर आ गया? -4 एम्पेयर। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? करंट इज 4 एम्पेयर एंड मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी, करंट की वैल्यू होगी कितनी? 4 एम्पेयर, लेकिन ये जंक्शन से अवे जा रहा होगा। ठीक है, अब इसे जो भी आपने किया अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो उसे ठीक कर लें, ये ऑब्जेक्टिव में आता है ऐसे सवाल। नेक्स्ट नंबर 2, दैट इज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये तो शॉर्ट सा था, आसान सा। लिख लिया ना ये सब ने? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे हम KVL भी कहते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है ये हमें क्या कहता है? इन एनी, इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूं, स्टेटमेंट ऊपर हेडिंग दे दें, इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ द सर्किट अलजेब्रिक सम ऑफ, या सिंपली लिख दो सम ऑफ EMFs and voltages across resistances is equal to 0. Sum of EMFs plus वोल्टेजेस, वोल्टेजेस किसके अक्रॉस होते हैं? रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस, उन सारों का सम क्या होगा? 0 होगा। आगे हेडिंग देंगे आप लोग एक्सप्लेनेशन। मैं ये फिगर आपकी बुक से देख के बना रहा हूं। एक्सप्लेनेशन, सर्किट का नाम रख देते हैं ABCD, और इसकी पहले शोशा वाले जुमले में लिखता हूं। क्या लिखता हूं? कंसिडर द सर्किट ABCD which has
two EMF sources E1 and E2 and ये एंड लिख रहा हूं, two resistances R1 and R2 as shown. ठीक है, सारे सिर्फ इधर देखेंगे। आफ्ताब साहब भी आ गए, मैं डर भी रहा हूं लेकिन नहीं डरूंगा। डर तो रहा हूं, डरूंगा तो सही, लेकिन हमने अपना काम करना है। पूरी तवज्जो इधर हो, तस्वीर बाद में पहुंच भी जाएगी, लेकिन इधर तवज्जो समझना बहुत जरूरी है, ये टॉपिक स्पेशली। अब ये क्लोज लूप ऑफ द सर्किट है, इसमें इन ईएमएफ्स ये E2 और इन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 और इसके अक्रॉस वोल्टेज V2। उसके बारे में हमने कुछ सॉल्यूशन निकालना है। उसके लिए ये फॉर्मेट, ये जो बात लिखी है इसको कुछ फॉर्मेट देना है, लेकिन उसके दौरान हम कुछ इसकी साइन कन्वेंशन सीखेंगे, उनको नोट करेंगे वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले इसमें हमें कोई वैल्यूज अभी नहीं बताएंगे, या वैल्यूज पता भी हो तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ की ये खूबी है कि आप अपनी मर्जी का डायरेक्शन ऑफ करंट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर लिया तो उससे ज्यादा ये होता है कि आंसर जो होता है वो हमारे पास नेगेटिव आ जाता है। और नेगेटिव का वहां पर ये मतलब होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट हमने इमेजिन किया था एक्चुअली उसके अपोजिट है। ठीक है, तो उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहां पर मैं अपनी तरफ से करंट इमेजिन कर लेता हूं कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब कौन सा करंट, ये याद रखना कि वो हम कन्वेंशनल करंट लेते हैं, यानी यहां से अगर मैं शुरू करूं, ऐसे इमेजिन करूं, तो ऐसे ये चार्ज करंट की फॉर्म में फ्लो करेगा थ्रू दिस सर्किट। ठीक है, तो मैं इमेजिन करता हूं लेट आई, कौन सा, कन्वेंशनल करंट फ्लोज through the circuit in anti-clockwise direction. अब इसके लिए हमारे पास इसमें भी हमें कुछ वोल्टेजेस वगैरह की सम जब लेंगे तो हमें कुछ साइन कन्वेंशंस का सहारा लेना होगा। सबसे पहले rise of potential is taken negative, a positive. Rise of potential is taken positive. तो इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, फॉल या क्या कह सकते, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, गिरना, कम होना, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इज टेकन नेगेटिव। मतलब अभी मैंने समझाना है, हट यार। अब इसी को थोड़ा सा और एलैबोरेट किया है, रीजंस भी मैं कुछ बताऊंगा आपको बाद में, कि अगर कन्वेंशनल करंट बैटरी में से, बैटरी के अंदर से उसकी डायरेक्शन ऐसे बन रही है कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करे। इफ करंट, कौन सा, कन्वेंशनल करंट, वो ऊपर मेंशन कर दिया है, करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल, then EMF is taken positive and vice versa। कि अगर करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होगी इनसाइड द सेल, जो आपने करंट की डायरेक्शन ली कन्वेंशनल करंट की,
वो सेल के अंदर से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है तो ईएमएफ ली जाएगी पॉजिटिव, और अगर करंट की डायरेक्शन सेल के अंदर से जो बन रही है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बन रही है, जैसे इस सेल में ऐसे करंट आएगा और इसके पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा, तो फिर इसकी ईएमएफ ली जाएगी नेगेटिव। नंबर 4 अहम बात, हम कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं। कन्वेंशनल करंट always flows from high to low potential। ठीक हो गई। अब जरा देखना है, पूरी तवज्जो इधर, ये सर्किट तो आप लोगों को आराम से नजर आ रहा होगा। सबसे पहले इस पॉइंट पर आए, इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल, सेल के अंदर से करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव हो, यानी ये सेल है, ये पॉजिटिव, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल, और करंट इसके नेगेटिव से इन हो रहा है और पॉजिटिव से आउट हो रहा है। कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं तो इसका मतलब है इसमें पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव से किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अब जरा ये बताओ, क्या ये चार्ज खुद जा सकते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव? नहीं, हमने पिछले भी दिनों पढ़ा है, आगे से पॉजिटिव रिपेल करेगा तो अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो इन चार्जेस पे वर्क करते हैं, उन्हें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पुश करता है। Whenever work is done against some force, जब भी किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जाता है, that is stored as a potential energy। तो यहां पर जब ये कन्वेंशनल चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस सेल के अंदर से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो आगे से जब पॉजिटिव रिपेल करेगा तो उन पर जो वर्क होगा वो उनमें स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, यानी चार्जेस की एनर्जी बढ़ेगी। ईएमएफ क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज। जब वो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी की अपलिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से इसकी ईएमएफ क्या ली जाएगी? पॉजिटिव ली जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास सेल ऐसे है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, और चार्जेस यानी करंट हमारे पास पॉजिटिव से इन हो रहा है और नेगेटिव से आउट हो रहा है, तो यहां से जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो जरा ये बताओ ये कहां से कहां जा रहा है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। एक तो ये बात याद रखना, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इज टेकन नेगेटिव। तो ये चार्ज कहां से कहां जाए? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये नेगेटिव से पॉजिटिव था, राइज ऑफ द पोटेंशियल था, इस वजह से ईएमएफ पॉजिटिव थी। ये भी एक तरीका है। यहां पर वो हाई से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, इसलिए ईएमएफ नेगेटिव। एक ये तरीका। दूसरा, जब वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो आगे से नेगेटिव से अट्रैक्ट कर रहा है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रही है, जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी वो कम हो रही है। अगर उसको वो तेजी से मूव करके, पहले ऐसे आ रहा था, आगे से अब तेजी से मूव करके जाएगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी उसने गेन की होगी वो अंदर क्या करेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस का क्रॉस लॉस करेगा। किसी किस्म का उसमें एनर्जी गेन नहीं होगा, कोई एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी। इस वजह से भी हम उसकी ईएमएफ क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तीसरी बात, अब जो भी रेजिस्टर होते हैं, या मैं यहां पर ये रेजिस्टर बनाता हूं तो उसका मतलब ये होता है आइदर यहां पर हमारे पास क्या है? बल्ब है, रेजिस्टर, कोई हीट है, कोई वायर है, उनमें इलेक्ट्रॉन एटम से टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन करंट का सोर्स, वो अपनी एनर्जी उनको देते हैं, जिसके नतीजे में उनका एनर्जी क्या होती है? लॉस होती है। तो रेजिस्टर में हमेशा एनर्जी लॉस होता है। इसलिए सादा लफ्जों में उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा V = IR, जब भी उसमें करंट पास करेगा तो वो एनर्जी लॉस की वजह से उसका वोल्टेज क्या लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा। ये मैंने बहुत सादा से लफ्जों में आपको ये बात बता दी। अब हम इधर आते हैं, टाइम भी बहुत कम रह गया, लेस देन 2 मिनट्स। ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि अब ये करंट जब मैंने कन्वेंशनल वे में लिया है तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव सेल के अंदर से जब करंट पास करेगा तो वो करंट क्या होगा? उसकी ईएमएफ क्या होगी? वो हमारे पास पॉजिटिव होगी। तो E1 में करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसलिए इसकी ईएमएफ E1 इज पॉजिटिव। मैं यहां पर लिख दूं अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये अप्लाइंग केवीएल।
तो ये पहली ईएमएफ पॉजिटिव। अब इसके बाद ये देखो, ये जो रेजिस्टर है इसका ये जो राइट एंड बन रहा है मेरे लिहाज से, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो लाजमी इधर हाई पोटेंशियल होगा, रेजिस्टर में से चार्जेस गुजरेंगे, उनकी एनर्जी लॉस होगा, दूसरे एंड पर क्या होगा, लो पोटेंशियल होगा। तो अगेन जब करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है तो वो कहां से कहां फ्लो कर रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है। और रेजिस्टर में मैंने बताया भी है एनर्जी क्या होगी, चार्ज लूज करेंगे, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करेंगे, इसलिए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज V1, इसको मैं V1 वोल्टेज, वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। फिर यहां पर जब चार्जेस करंट ऐसे आगे आएगा तो वो इस सेल के अंदर से कहां पास कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट कन्वेंशनल पास करे तो चार्जेस एनर्जी लॉस करते हैं, इसलिए उसकी ईएमएफ क्या ली जाती है, नेगेटिव। इसलिए ये जो E2 है दैट इज नेगेटिव माइनस E2। फिर ये करंट दोबारा एक और रेजिस्टर में से पास करता है, रेजिस्टर के अक्रॉस लाइक हीटर, उसमें एनर्जी डिसिपेट ही होनी है, तो इसलिए उसका वोल्टेज नेगेटिव लिया जाएगा। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगा, माइनस V2, और इन सारों का सम कितना होगा हमारे पास, 0। अब देखें ये E1 माइनस V1, वोल्टेज बाय ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, तो करंट है I, रेजिस्टेंस है R1, तो ये IR1 माइनस E2 माइनस V2, V2 किसके बराबर है, इसमें भी वही करंट पास हो रहा है क्योंकि ये सारे सीरीज में ही है, करंट इज सेम, तो V इज इक्वल टू IR, IR2, और इन सारों का सम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जरा देखें E1 माइनस E2, ये माइनस IR1, ये माइनस IR2, इनको मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूं, IR1 प्लस IR2, ये क्या बन रहा है, ये सम ऑफ EMF आ रहा है, सम ये ना, प्लस या माइनस ऐसे भी लिख सकते, प्लस और इसको माइनस लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि नेगेटिव साइन किसकी वजह से, करंट की फ्लो की डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि वो इनसाइड से पॉजिटिव से नेगेटिव है तब। तो ये सम ऑफ द EMF ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू, ये क्या है, IR1 IR2, ये क्या है, ये वोल्टेजेस हैं, तो ऐसे भी कर सम ऑफ द वोल्टेजेस अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जितने भी वोल्टेजेस हैं उन सारों का सम, और दरमियान में कौन सा साइन है, इक्वल साइन है। तो ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ की स्टेटमेंट, एक नई स्टेटमेंट भी बन जाती है कि फॉर एनी क्लोज लूप ऑफ द सर्किट सम ऑफ EMFs ऑफ द लूप इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेजेस अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो वो उनका आपस में बराबर होता है। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ की सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक हो गया। हाँ जी, आप में से मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नोट्स में लिख लिया होगा और ये मैंने अभी उसको एक्सप्लेन किया है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक बात मुझे लगता है मैंने नहीं लिखी होगी, जो याद पड़ रहा है मुझे, EMFs जो होते हैं ये सोर्सेज ऑफ करंट होते हैं, और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चार्जेस की एनर्जी गेन की है। ठीक है, वो भी उस वक्त जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, अगर पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। बाकी ये जो रेजिस्टर्स होते हैं इनमें लाजमी तौर पर जो वोल्टेज होता है वो कंज्यूम होता है, जो एनर्जी होती है वो कंज्यूम होती है। रेजिस्टर लाइक बल्ब, हीटर्स, फैंस, इनमें एनर्जी कंज्यूम होती है। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं, ये क्या बता रहा है, ये एनर्जी गेन पर यूनिट चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है EMF वाली साइड, और राइट हैंड साइड एनर्जी डिसिपेशन पर यूनिट चार्ज को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर है जो कंज्यूम हुए। वोल्टेज होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वर्डन बाय द चार्ज पर यूनिट चार्ज, एनर्जी कंज्यूम बाय द चार्ज पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो लेफ्ट साइड एनर्जी गेन को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट हैंड साइड एनर्जी लॉस को, एनर्जी डिसिपेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और दरमियान में इक्वल साइन है, जिसका मतलब जितनी एनर्जी गेन हुई उतनी एनर्जी डिसिपेट हुई है। तो ये वाली बात या किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है। इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लिखें जरा, ये एक स्टेटमेंट लिख लें, जहां तक आप लोगों को मैंने पिक्चर भेजी थी उसके बाद ये जुमला जरूर लिखें। KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज द स्टेटमेंट ऑफ
is the statement of law of conservation of energy. सर प्लीज रिपीट कर लें। KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज द स्टेटमेंट ऑफ, या इज अकॉर्डिंग टू, ये भी लिख सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ भाई, लिख लिया सबने? अब ये दो लॉज हैं जो हमने पढ़े हैं, एक किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लेकिन ये एप्लीकेबल होंगे सिर्फ और सिर्फ किस पर? कॉम्प्लेक्स सर्किट। कॉम्प्लेक्स सर्किट पर। लेकिन किस लिए? शाबाश। लेकिन किस लिए? सर्किट को सॉल्व करने के लिए उसमें से कुछ वैल्यूज हमें बताई होंगी, रेजिस्टेंसेस की या वोल्टेजेस की, तो हमने सर्किट का करंट सॉल्व करना है। ये करंट्स बताए होंगे तो हमने क्या मालूम करनी है? रेजिस्टेंसेस या ईएमएफ की वैल्यू को, यानी सर्किट सॉल्यूशन के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। और उनके रूल्स क्या हैं? जनरल रूल, सम ऑफ वोल्टेज इज जीरो, सम ऑफ करंट जीरो एट द ब्रांच पॉइंट, ठीक है। और साथ क्या है? कुछ साइन कन्वेंशंस हैं, कुछ साइन कन्वेंशंस हैं जो हम उस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इन दोनों लॉज को अप्लाई करने के लिए देयर इज अ प्रोसीजर। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स using Kirchhoff's laws। वो प्रोसीजर क्या है वो हमने अभी समझना है। मैं एक पहले सर्किट बना रहा हूं लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर। आगे बुक से नकल लगा के ये सर्किट है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है। हाँ भाई, ये सर्किट नजर आ रहा है ना? ये जो मैंने सर्किट बनाया, मार्कर जरा ढीला है, नजर आ रहा है? यस सर। ये बताएं, ये सिंपल सर्किट है या कॉम्प्लेक्स सर्किट है? कॉम्प्लेक्स। हाँ, क्योंकि इसमें दो सोर्सेज ऑफ ईएमएफ है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो सॉल्व करने के लिए किया जाता है वो होता है लेबल द डायग्राम।
वो हमने डायग्राम लेबल भी कर ली, लेकिन अभी पूरी तरह से लेबल नहीं किया। ठीक है, वो क्या है अभी लिखना नहीं है वो पॉइंट, उसमें मैंने जरा एक अमेंडमेंट करनी है। ए कुछ भी आप इसका नाम रख दें, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो ये है ड्रा द सर्किट डायग्राम। पहला काम जो हमने किया था वो तो मैंने लिखा नहीं, ड्रा द सर्किट डायग्राम एंड लेबल इट, और उसे लेबल कर दें। ठीक हो गया, ड्रा द सर्किट डायग्राम एंड लेबल इट। नंबर 2, दूसरा पॉइंट, select the loops in such a way that at least all resistance are included। इस तरह से कर देता हूं, in such a way that all resistances are included at least once in one of the loops। क्या मतलब, ये देखें सारे इधर देखें, इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि 2 लूप्स बन सकती हैं। कैसे, जरा इधर जरा इमेजिन करो, ए बी सी डी ए, तो इसमें ये एक लूप आ गई। दोबारा मैं बोल रहा हूं, ए बी सी डी ए क्लोज पाथ एक लूप है, तो ये एक लूप आ गई। तो इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व होंगी इस लूप के अंदर, E1 और R1। क्लियर होगी बात। दूसरी लूप ये भी बन रही है, सी डी ई एफ सी, ये एक लूप है। इसमें क्या क्या शामिल है, E2 R2 और R1। पहली लूप में 2 चीजें थी, E1 और R1। दूसरी लूप में हमारे पास E2 R1 और R2। अब ये 2 लूप्स मैंने कंसिडर कर ली। अब इन 2 लूप्स को देखें तो पहली लूप में ये 2 चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, दूसरी लूप में हमारे पास सी डी ई एफ सी, इसमें अंदर हमारे पास 3 चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, R1 R2 और E2। तो इसका भला क्या मतलब आ गया कि जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट्स या रेजिस्टेंसेस थे, वो इन 2 लूप्स को कंसिडर करने से वो हमारी कंसिडरेशन में सारी चीजें आ चुकी हैं। अब हमने करना क्या है, इसके ऊपर भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, इस पे भी करेंगे, तो तमाम कंपोनेंट्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से ये कहूं, मैं एक लूप ये कंसिडर करता, मैं चले इसे मैं खराब अलहदा से ये बनाता हूं, ऐसे एक ये है ए डी जी एच और इसमें ये रेजिस्टेंस है R3। अब अगर ये लूप मैंने अलहदा से इसके साथ बनाई है, लेकिन सिर्फ 2 लूप ये कंसिडर कर रहा हूं, तो ये वाली रेजिस्टेंस अब कंसिडर नहीं हो रही, तो हमारा रिजल्ट कभी भी ठीक नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लूप्स को सिलेक्ट करना है कि हमारे पास कम अज कम जितनी भी रेजिस्टेंसेज हों, वो तमाम जो सर्किट के अंदर दी हुई हैं, वो किसी न किसी लूप के अंदर अंडर ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व हों। तो ये 2 हमारे पास पॉइंट्स हो गए। पहले आ गया ड्रा द सर्किट डायग्राम एंड लेबल इट, फिर लिखा है सिलेक्ट द लूप्स इन सच अ वे दैट ऑल द रेजिस्टेंसेस आर इंक्लूडेड एट लीस्ट वंस। अब देखो ये जो सेकंड लूप है सी डी ई एफ सी, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, E2 R1 R2, R2 इस लूप में सिर्फ आ रहा है, लेकिन ये जो है ए बी सी डी ए, इसमें R1 आ रहा है, तो R1 दोनों लूप्स में शामिल हो रहा है।
जबकि R2 सिर्फ एक में आ रहा है। तो हमारी शर्त ये है कि जो रेजिस्टेंसेज हैं वो कम अज कम किसी एक लूप में एटलीस्ट वंस वो शामिल हों। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए हमारे पास अप्लाई करते वक्त ये हमने इस बात का बहुत ख्याल रखना है। नंबर 3, फिर लाजिम बात है उनमें जब सर्किट है तो करंट फ्लो कर सकता है। तो हम तीसरा पॉइंट ये कहते हैं, इमेजिन द करंट्स in each loop either clockwise CW clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। जब पहले हम पंजाब वाली बुक पढ़ते थे तो उसमें हम क्या कहते थे कि सिर्फ एक सेंस में करंट होना चाहिए। अब इसमें उन्होंने कहा हुआ है किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। एक सेंस से मुराद क्या है कि पहली लूप में ठीक हो जा और नेट ठीक हो जा, नेट का नहीं मसला, इसका कैमरे का ऑटो फोकस का मसला है। तो वो जो हमारे पास है पहले वो ये था कि अगर पहली लूप में मैंने एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन अपनी तरफ से इमेजिन की, अपनी तरफ से इमेजिन करनी है, तो आगे 1000 लूप्स हों उनमें भी हमने करंट की डायरेक्शन क्या लेनी है, एंटी क्लॉकवाइज ही लेनी है। लेकिन अब इन्होंने हमें अपनी चॉइस दे दी और फिर बाद में मुझे इस पर डाउट था, मैंने मुख्तलिफ और बुक्स भी देखी, तो ये हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इमेजिन द करंट इन ईच लूप आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पहले मैं जाती तौर पर आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं एक में एंटी क्लॉकवाइज लूंगा, आगे भी एंटी क्लॉकवाइज, ताकि मुझे कोई मसला ना हो। ठीक है, लेकिन अभी मैं वैसे ही लिखूंगा जैसे आप लोगों की बुक के लिहाज से है। और वो क्या है कि पहले मैं फॉर एग्जांपल ये लूप 1, इसको लूप 1 कह देते हैं और इसमें करंट मैं ले लेता हूं क्लॉकवाइज I1, और जबकि दूसरा जो है उसमें मैं एंटी क्लॉकवाइज ले लेता हूं और उस दूसरे लूप के करंट को मैं क्या कह देता हूं, I2 कह देता हूं। इसको हम लूप 1 ले रहे हैं जिसका करंट I1 ले रहा हूं, दूसरे करंट को, दूसरी लूप के करंट को I2 कह रहा हूं और वो मैंने एंटी क्लॉक। लेकिन इसमें कोई मसला नहीं होगा, चाहे आप दोनों क्लॉकवाइज लें चाहे दोनों एंटी क्लॉकवाइज लें। जिसे मैंने क्लॉकवाइज ली उसे आप एंटी क्लॉकवाइज लें, जैसे मैंने एंटी क्लॉकवाइज उसे क्लॉकवाइज लें। लेकिन आपको वो जो साइन कन्वेंशन वाले रूल्स हैं वो अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, उससे कोई मसला नहीं है। हाँ जी, फिर हमने क्या करना है, नंबर 4 इधर ही लिखता हूं, जब करंट्स भी आ गए, इसमें EMFs भी हैं, रेजिस्टेंसेस भी हैं, तो अब वो अपने जो हमने साइन कन्वेंशन पढ़े हैं उनको सामने रखते हुए किरचॉफ्स लॉज अप्लाई कर दें। तो हम क्या कहते हैं, अप्लाई किरचॉफ्स लॉज यूजिंग ऑन ईच लूप बाय बट ब्रैकेट में लिखना, बट अप्लाई साइन कन्वेंशंस, बट अप्लाई साइन कन्वेंशंस। या ऐसे लिखने ज्यादा अच्छा जुमला होगा, बट डोंट फॉरगेट टू अप्लाई साइन कन्वेंशंस। ठीक हो गया जी। फिर जब हम ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई इस पे किया उससे हमें कुछ इक्वेशन मिलेंगी। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, सॉल्व द इक्वेशंस या सिंप्लीफाई द इक्वेशंस, सिंप्लीफाई द ऑब्टेन्ड इक्वेशंस to solve the सर्किट करंट्स। आमतौर पर हम करंट्स इवेल्युएट करते हैं। सारों की तवज्जो सिर्फ इधर हो, सारों की तवज्जो सिर्फ इधर हो। क्या भला, सबसे पहले हमने सर्किट डायग्राम बनानी है, फिर उसके बाद लेबल करना है,
फिर हमने मुख्तलिफ लूप चूज करने हैं, लेकिन उन लूप्स में इस बात का ख्याल रखना है कि जितनी भी रेजिस्टेंसेस पूरे सर्किट में आ रही हैं वो किसी न किसी लूप में एटलीस्ट एक दफ़ा शामिल हो। फिर हमने लूप के करंट इमेजिन करने हैं और वो आपकी अपनी चॉइस पर है कि आप किस डायरेक्शन में लेते हैं। और फिर उसके बाद किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ लॉ दूसरा करंट लॉ भी अप्लाई जहां पर रिक्वायर्ड हो वहां पर अप्लाई करेंगे। और फिर उसके बाद जो इक्वेशंस हमें मिलेंगी उनको हम सिंप्लीफाई करके सर्किट के या लूप्स के, सर्किट करंट्स की बजाय मैं कह देता हूं लूप करंट्स को हम इवेल्युएट करेंगे, ये सर्किट को सॉल्व करेंगे। अब जरा देखो, हमने पहले दो काम तो कर लिए, सर्किट लेबल भी कर लिया, फिर दो लूप्स इस तरह से सिलेक्ट किए थे तमाम रेजिस्टेंसेस इसके अंदर शामिल हो जाएं। फिर इसके बाद हमने करंट्स भी इमेजिन कर लिए। तो मैंने फिलहाल वैसी करंट की डायरेक्शन ली जैसे आपकी बुक में, एक में एंटी क्लॉकवाइज ली है, एक में क्लॉकवाइज लिया है पहले लूप में, और दूसरे लूप में एंटी क्लॉकवाइज ली है। और फिर इसके बाद अब हमने क्या करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। लेट्स अप्लाई KVL ऑन फर्स्ट लूप। फर्स्ट लूप जो है वो कौन सा है, A B C D A। एक लूप हमारे पास ये है, क्लियर हो गया। और इसमें हमारे पास सिर्फ दो चीजें हैं, एक E1 और दूसरा R1। पूरी तवज्जो इधर हो। अब जरा आप लोग मुझे बताओ कि ये जो करंट क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है, ये सेल के कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल की तरफ जा रहा है, इनसाइड द सेल ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो ईएमएफ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, कोई बोल दो जल्दी से। पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी, शाबाश। तो ये E1 आ गई पॉजिटिव। फिर यही जो करंट है ये हमारे पास जब R1 में से पास करता है, तो R1 एक रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज मैं उसे लिख देता हूं V1। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमने हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, -V1। और इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 0। सम ऑफ EMF सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द क्लोज लूप ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू 0। E1 - V1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हो, अब आगे बढ़ो। E1 तो E1 ही है, V1 V इज इक्वल टू, पूरी तवज्जो इधर हो, V इज इक्वल टू IR। कौन सा R है यहां पर, R1 है, तो ये R1 इज इक्वल टू 0। लेकिन आप गौर करें, मैंने इसको IR1 लिखा है, I1 नहीं लिखा। उसकी वजह यह है कि इसमें हमने नेट करंट देखना है, नेट करंट, क्योंकि ये अड़ाऊ कट्टा है, कॉमन प्लेयर है, ऐसा प्लेयर है जो दोनों साइड से बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है। ठीक है, तो अब जरा देखो R1 जो है उसमें ये जो I1 है ये ऐसे जब फ्लो करके आएगा तो I1 की करंट की डायरेक्शन ऐसे आएगी, इसमें ऐसे जब फ्लो करके आएगा तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है I1। लेकिन R1 बेसिकली दूसरी लूप का भी हिस्सा है और उसमें करंट की डायरेक्शन जरा देखें वो ऐसे आ रही है, ऐसे। ये भी क्या आ रही है, I2 भी ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इस R1 में जो हमारे पास करंट है वो हमारे पास एक नहीं है, दो लूप्स के करंट फ्लो कर रहे होंगे। अभी जिस लूप को हम स्टडी कर रहे हैं उससे हम कहते हैं मेजर करंट, और जो दूसरा लूप होता है जिसको अभी कंसिडर नहीं कर रहे उससे हम माइनर करंट कहते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते, एक नीचे आ रहा होता दूसरा ऊपर जा रहा होता, तो फिर हम क्या करते हैं, अपनी लूप जो अभी कंसिडर करें I1 वाली, उसके करंट में से दूसरी लूप का करंट माइनस करते, I1 - I2 करते। लेकिन फिलहाल क्या आंसर आ रहा है, ये दोनों करंट जो हैं दे आर इन द सेम डायरेक्शन, इसलिए नेट करंट क्या होगा, दैट विल बी द सम ऑफ E1 माइनस I नेट क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 इंटू R1 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या लिखना है यहां पर, वो करंट लिखना है जो R1 में से पास हो रहा है। तो R1 में से एक करंट नहीं पास हो रहा है, ये कॉमन प्लेयर है, दोनों लूप्स के साथ कॉमन है। तो इसमें एक करंट I1 है, दूसरा करंट I2 है। तो I1 प्लस I2 इंटू R1 इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। मैं इसे रिवाइज भी अभी करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं पहले मैं दूसरी लूप की इक्वेशन लिख लूं।
ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं. नाउ वी अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऑन सेकंड लूप. सेकंड लूप पर हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किया. सेकंड लूप क्या है? CDEFC. CDEFC. ठीक है, अब जरा बताओ ये जो सेकंड लूप है CDEFC, इसमें क्या क्या चीजें हैं? एक बैटरी है E2, एक रेजिस्टेंस है R2 और एक और रेजिस्टेंस है R1. R1 के अक्रॉस वोल्टेज को मैं V1 कह देता हूं, R2 के अक्रॉस वोल्टेज को V2 कह देता हूं और इस सेल के अक्रॉस EMF जो है वो E2 है. क्लियर? तो अब जरा देखो, यहां पर सबसे पहले हम EMF को डील करते हैं. इमेजिन करें इस लूप का करंट हमने लिया हुआ है कैसे? दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लियर होगी बात? तो ये करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज जब लेंगे तो ये हमारे पास जरा देखो कहां से कहां इसमें करंट फ्लो करेगा. अगेन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल, इसलिए इसकी EMF E2 क्या होगी? पॉजिटिव होगी. क्लियर होगी बात? फिर ये रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है? V1. लेकिन रेजिस्टर है, एनर्जी डिसिपेट होनी है, इसलिए इसका वोल्टेज किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव. फिर R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है? V2 और वो भी रेजिस्टर है, उस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है V2 वो भी हमारे पास नेगेटिव. और इन तीनों का सम ऑफ वोल्टेज एंड EMF इज इक्वल टू 0 होना चाहिए इन दिस लूप. उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे पूरी तवज्जो से. E2 तो एज इट इज आ गया, V1 इज इक्वल टू IR1, पहली रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है तो ये रेजिस्टेंस R1, लेकिन करंट कौन सा लिखना है? जो इसमें नेट करंट होना है, माइनस V2 ये है, इसका किसी और लूप से ताल्लुक नहीं है, इसका सिर्फ इसी लूप से ताल्लुक है. और इस लूप का करंट क्या है? I2. तो इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो सिर्फ एक है, वो कौन सा है? I2. तो इसके अक्रॉस वोल्टेज को मैं क्या लिखता हूं? V इज इक्वल टू IR. I2 R2 इज इक्वल टू 0. क्लियर? अभी इस R1 के अक्रॉस जरा देखें. अगेन ये कॉमन प्लेयर है, फर्स्ट लूप से भी ताल्लुक है, सेकंड लूप से भी ताल्लुक है. फर्स्ट लूप है, इसमें करंट है I1. सेकंड लूप जो इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं उसका करंट है I2. तो दोनों करंट को अगर आप देखेंगे, जो हमने करंट की डायरेक्शन इमेजिन की है उसकी वजह से ये I1 और I2 की डायरेक्शन इस रेजिस्टेंस में क्या है? सेम है, ऊपर से नीचे की तरफ ही है, C से D की तरफ ही है. इसलिए ये अगर अपोजिट होते तो फिर हम क्या करते? I2 माइनस I1 अब लेते, जो स्टडी करें उसमें से दूसरी लूप वाला करंट माइनस कर लें. लेकिन अभी दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. और इसको मैं क्या लिख देता हूं? आदत बनाने के लिए पहले जिस लूप को स्टडी करें उसका करंट और फिर दूसरी लूप का करंट I2 प्लस I1. ठीक है, इनटू R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू 0. अब अगर ये न्यूमेरिकल होता, इसे इक्वेशन नंबर 2 में कह रहा हूं, अगर ये न्यूमेरिकल होता तो हमें लाजमी इन EMF की वैल्यू 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 1 ओम, 15 ओम ऐसी कुछ वैल्यू बताई होती. वो वैल्यू हम यहां पर पुट करके हमारे पास इक्वेशंस आती और उससे हम इन लूप के करंट I1 और I2 की वैल्यू इवेल्युएट करते. जैसे हम कल के एक न्यूमेरिकल हल करेंगे और 40 मिनट में एक आध न्यूमेरिकल ही हम समझ सकेंगे. क्लियर होगी बात? तो अब हम क्या कहते हैं, यहां पर मैंने एक चीज लिखनी है, वो मैं इधर जरा लिखता हूं और फिर उसके बाद आप लोग करेंगे. किसी का कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछ ले, मैं साथ साथ लिखता हूं, लेकिन आप लोग मेरे से सवाल करें. तस्वीर तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा. ठीक है, किसी का सवाल है तो पूछें प्लीज. मरियम कोई सवाल है? नो सर. अलिशबा?
नो सर। आबिद हुसैन, हुजैफा, हुजैफा है ना क्लास में कोई? मेरे ख्याल में है। चलें, बाकी मैं आप लोगों को इसकी पिक्चर शेयर कर देता हूं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। कल हम जब न्यूमेरिकल अप्लाई करेंगे तो वैल्यूज उसमें होंगी, उसको अप्लाई करके हमें और अच्छी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी।